ये तो पाकिस्तान में रिवायत ही नहीं है। रिवायत ही मौजू बदल जाएगा। हाँ। लेकिन ये कि इल्ला माशाअल्लाह अगर जमात इस्लामी का नाम ले लिया जाए तो और कोई पार्टी ही नहीं है जहाँ बाकायदा इलेक्शन का कोई निज़ाम हो। हाँ, वो बाप से बेटा आ जाता है, बस वो ख़ानदानी है या फिर ये खानदानी है। बड़ी बड़ी दीनी नाम दीनी इमामातों में यही है भाई, किसी का नाम ले ना लें, लेकिन ये कि लोग जानते हैं कि बाप और बेटा। खटक के अब्दुल हक साहब थे, उनके बेटे समीउल हक बने। और तो और जो नॉन सियासी जमातें हैं, डॉक्टर रिसालर की जमात, तंजीम इस्लामी जो गैर सियासी है, उसके अंदर भी उनके बेटे। मैं यही कह रहा था कि नाम ना भी लें तो लोग तो जानते हैं कि वो आकिब सईद साहब बन गए। और हो सकता है सलाहियत हो, लेकिन ये कि ये इन रिवायात को बहरहाल जमात इस्लामी इस वक्त पूरे मुल्क में है कि सैयद अबुल आला मौदूदी के 5 बेटे, अगर उनमें से उनको तो फिर बेटों में झगड़ा होता है कि मेरी 5 जमातें। मैं इस सलाह कर दूं, उनके 6 बेटे और 3 बेटियां, और 6 बेटों में झगड़ा हो रहा होता है। और अब तो बेटियां भी सियासत में आ सकती हैं, तो 9 जमात इस्लामी बन जाती हैं अब तक तो, अगर सियासत में उन लोगों ने दखल दिया होता है। या मियां तुफैल की या काजी हुसैन अहमद के कोई बेटे आ जाते इलेक्शन में, हर दफ़ा तब्दील होती। बहरहाल ये मौजूद तो नहीं था, हमारा मौजूद था। इसमें एक बड़ा अहम और बड़ा नाजुक और बहुत ही अफसोसनाक पहलू एक रह गया है। 2.5 लाख ख़ानदान, 2.5 लाख लोग जिन्होंने, अब तो तादाद और बढ़ गई होगी इसलिए कि बहरहाल जैसे भी है वो वहाँ सिर्फ हुब्बुल वतनी के जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं और कोई नहीं, उनको कई मौक़े मिले हैं, बांग्लादेशी शहरियत के कागज़ पर दस्तखत कर लो और यहाँ रह जाओ। मैं एक अर्ज़ करूँ कि 20 दिसंबर को भुट्टो साहब पावर में आए। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान एक्शन कमेटी बनी, लई काज़म साहब उसके सरबराह थे। बदकिस्मती से लई काज़म साहब चंद साल बाद कैंसर के अंदर इंतकाल कर गए। वो कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी बन गए थे। और उनके नायब थे एहतिशामुद्दीन अरशद, वो आजकल अमेरिका में, वो अभी भी वहाँ मसरूफ़ हैं इस हवाले से। हाँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाई। लेकिन भुट्टो साहब के पावर आने के बाद जब ये मूवमेंट सर उठाने लगी तो पीपल्स पार्टी के हामियों ने एक जुलूस निकाला, बिहारी न खपन। ये तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी निकला, लेकिन मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इसकी इब्तिदा तो वहाँ से हुई, भुट्टो साहब के भुट्टो साहब के। ये 72 के अंदर शुरू की बात है कि बिहारी न खपन, उनको ना बुलाया जाए। सिंधियों को, सिंधी इलाक़ाई क़ुव्वतें और सिंधी की जो पीपल्स पार्टी थी, उनको ये डर हुआ कि ये लोग आकर के सिंध में रहेंगे और सिंध में हमारी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। सिंध में इलेक्शन के अंदर 70 में भुट्टो साहब को कोई बहुत बड़ी अक्सरियत नहीं थी, बहुत मार्जिनल अक्सरियत। पंजाब से उन्होंने ज़्यादा सूबे के अंदर भी अक्सरियत थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। और उन्होंने अपने टैलेंटेड कज़न को पहले गवर्नर बनाया, फिर उसके बाद जतोई साहब को अपना बनाया। और जतोई साहब ने भी पार्टी से इधर उधर से टूट करके, वो हबीब गालिब कह गए ना, सब जा रहे हैं साये दीवार की तरफ, तो हुकूमत जो है वो दीवार है, तो सब साये दीवार की तरफ जाते रहे और उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत हो गई। 138 में से 181 सीट गालबन 57% होती है। लेकिन कुछ अर्से बाद इतने लोटे बने, उस ज़माने में लोटे की इस्तेलाह नहीं थी, इतने लोटे बने कि उनको 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत, 75%। हिज़्ब इख्तिलाफ में कोई 25-30 आदमी रह गए थे। गफूर साहब, वली खान उसके लीडर थे, और बजिंजो साहब थे, गफूर साहब थे, फारूक साहब थे, और शाह अहमद दुरानी की पार्टी के लोग थे। शाह दुरानी के पंजाब के कई लोग चले गए थे, मुस्तफ़ा ज़री, शाह अहमद दुरानी और अब्दुल हक साहब थे, मौलवी अब्दुल हक हैदराबाद से। तो वही लोटों का सिलसिला चला। ये महसूरीन का केस जो है, महसूरीन का केस ये हुआ कि इन्होंने ये चला दिया कि ये तहरीक, यानी एक पाकिस्तान के मुतालबे को उन्होंने एक इलाके का मुतालबा बना दिया। और यहाँ भी फिर जुल्फ़िकार अली, उस ज़माने में, उससे पहले एक उर्दू का वाक़या हो चुका था कि उनके टैलेंटेड कज़न साहब ने बनाया था बिल, सिंध असेंबली से पास कराया था कि सिंध की वाहिद ज़बान लिसानी ज़बान सिंधी होगी। उस पर बहुत तहरीक चली, कई लोग मारे गए। उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक थी वो डॉक्टर साबिक़ वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने क़यादत संभाली थी और उनके घर पे बहुत इजलास हुए। अब उर्दू का मसला हल हो गया, दोनों बना दी गई ज़बानें। उसके बाद आया महसूरून का, और महसूरून पर कोई वाज़ा पार्टी, कोई वाज़ा स्टैंड नहीं ले सकी एक आध पार्टियों के अलावा। और कोई जो पार्टी स्टैंड लेने की पोजीशन में थी, उनकी आवाम में कोई फतह नहीं थी।
वही जमात इस्लामी 4 नशिस्तें, शाह अहमद नूरानी साहब भी 7 नशिस्तें थे, 7 में से 3 या 4 रह गई। और इस तरह से ये लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आवाज़ उठाने से क्या होता है? हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी। इनके साथ इलाक़ाई जमातें मिल गई हुकूमत के साथ, वो तो उनको कभी चाहती ही नहीं थी। मतलब ये कि ये इशू भी वहाँ पर पहली मरतबा इलाक़ाई बना दिया गया, एक कौमी मसले को इलाक़ाई बना दिया गया, सियासी बना दिया गया और अब ये मसला कौमी नहीं इंसानी मसला बन गया। अगर आप इरिटेरिया में किसी को भूखा मरते हुए देखते हैं, इरिटेरिया में कैद ज़दगान को देखते हैं तो कहते हैं कि वहाँ के लिए कुछ कर लिया जाए। आप सोमालिया के कैद ज़दगान को देखते हैं तो कहते हैं कुछ कर लिया जाए। 25-30 लाख अफ़गानों को पाकिस्तान में पनाह दे लेते हैं और कौम उसके लिए अपने दिलो जान से पैसे निकालती है, माल निकालती है। मैं आपकी कतई कलामी करूँगा कि एक हमारे अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं जिनका निक नेम था मर्द मोमिन मर्द हक। इन्होंने ये भी कहा कि 28-30 लाख अगर अफगानी है तो बड़ी तादाद नहीं है, 10-12 करोड़ में 28-30 लाख कोई बड़ी हैसियत नहीं है। लेकिन उन्होंने उन 2.5 लाख के लिए कोई इकदाम नहीं किया। उन्होंने क्या? किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। उसके बाद तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग 2-2 मरतबा इख्तिदार में आ चुके। मैं उनका नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वो 28 लाख की वो हिमायत कर रहे थे, 28-30 लाख अफगानियों की। लेकिन वो तो कह चुके थे कि हमने राब्ता ट्रस्ट बनाया है और उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे और हम बहुत जल्द इनको वापस ले आएंगे, कहते वो ये भी थे। 11 साल और 1.5 महीने उनका इख्तिदार रहा, 10 दिन नहीं रहा, 10 महीने नहीं रहा। 5 जुलाई को आए और 16 अगस्त 88 को 11 साल तो कंप्लीट रहे। 11 साल में कोई एक इकदाम भी नहीं किया गया। उनके साहबजादे हैं जो आजकल अपने बाप की तारीफ़ें बहुत करते हैं, हालांकि वो सियासत में आ गए हैं। हालांकि उनका बाप सियासतदानों को बुरा भला और सियासत को शजर ममनुआ करार देता था। अब साहबजादे उसी बाप का नाम लेकर के सियासत कर रहे हैं। वो सियासत को तो सियासतदानों के लिए शजर ममनुआ करार देते थे ना, अपने लिए तो नहीं करते थे। अपने लिए नहीं करते थे। वो 11 साल रहे। अगर उनके जहन में कुछ था, इक़दाम था, तो वो अब अच्छा उनका एक इक़दाम ऊपर परवरदिगार था और नीचे ज़िया-उल-हक साहब थे। कोई असेंबली नहीं थी, कोई आइन नहीं था जी, मुकम्मल अख्तियार, और कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट भी उन दिनों हुकूमती फैसलों को कर्ज दे देती थी, इंडेमनिटी देती रही थी। आजकल मैं कुछ कहना तो नहीं चाहिए, भुट्टो साहब का केस जो है आजकल सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पर गौर गौस हो रहा है, नताइज क्या निकलेंगे वो जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब को फांसी तक की सज़ा कंफर्म कर दी जो उन्होंने हिज़्ब हाई कोर्ट ने दी थी। यानी ज़िया-उल-हक साहब के पास कोई रुकावट नहीं थी किसी चीज़। जो मैसूर पाकिस्तानियों को लाए। बिहारी न खपन का नारा ज़िया-उल-हक के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी लगाए। और एक और अजीब व गरीब बात है कि वो 28 लाख अफ़गानों को पाकिस्तान में पनाह मिलती है, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा सोहराब गोट के करीब अफ़गान खैमा बस्ती में भी तो मौजूद हैं, थे और बहुत अरसा रहे। तो वो भी तो पाकिस्तान के और सिंध के हिस्से में थे, तो उस वक्त सिंधी कौम परस्त थे। एक फ़ज़ा तैयार कर दी गई कि वो 2.5 लाख नहीं चाहिए। उनके खिलाफ लॉबी बड़ी मजबूत कर दी गई है। बाकी 2 करोड़ कहीं से आ जाए। ये भी एक मसला है कि उनके नाम पर इलेक्शन जीतने वाले तो इस वक्त 23 साल से उनके नाम पर जिन्होंने इलेक्शन जीता था, जिन आपका जिस तरफ इशारा, उन्होंने 2 चीज़ों पर जीता था। एक लाने का 2.5 लाख को और दूसरा कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम की तजदीद उनकी असेंबली में मौजूदगी के दौरान 15 साल के लिए कर दी। उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी और मैसूर अभी तक नहीं आए। हाँ, और मैसूरीन के मुतालिक 2002 के इलेक्शन में हमारे अल्लाह मग़फ़िरत करे इमरान फ़ारूक साहब तर्जुमान बने हुए थे और लोग सवाल करते थे तो जंग में छपा था। उन्होंने बोला कि वो 2.5 लाख मैसूरीन जो है उन्होंने फ़ौज का साथ दिया था, तो अब उसके लिए कोई इक़दाम करना फ़ौज का काम है। ये मैं छपी हुई बात कर रहा हूँ जंग अखबार की, यानी ये कि कोई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें फ़ौज का साथ दिया था, तब तुम फ़ौज के साथ आओ। और वो उन्होंने दूसरे नुक्ते से भी जान वहाँ पर छुड़ा ली। वो हो गए और अब उनका अल्लाह ही रह गया है, कोई है। वैसे इस शेयर के हवाले मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा, बात तो ख़त्म नहीं हो रही। ये तो ऐसा मौजू है कि इस तरह अगर बात करते चले जाएं तो एक नए से नया नुक्ता। लेकिन कहा यह जाता है कि गुलसितां को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी।
और फिर भी कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो मैसूर पाकिस्तानियों का ये अलमिया है। बात 16 दिसंबर के असबाब, वाक़यात और उसके ज़िम्मेदारों से शुरू हुई थी नाज़रीन, लेकिन ख़त्म हुई है मैसूर पाकिस्तानियों के अनफिनिश्ड एजेंडे पर। इसको मैं अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ, ये नामुकम्मल बाब है जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी कौम की भी ज़िम्मेदारी है, सियासतदानों की भी ज़िम्मेदारी है, और मुख्तलिफ़ अदवार में, हुकूमतों में इनके नाम पर आने वालों की भी ज़िम्मेदारी है। आपके कतई करें, अब कौम रही कहीं, रह कहाँ गई है? अब तो इलाकायत रह गई है। इस इलाकायत में से भी तो बहुत बड़ी कौम मौजूद है। हम जो किसी ज़माने में कौम थे, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो सब ख़त्म हो गए। अब इलाकायत ही रह गई हमारे पास। इस इलाके से निस्बत वाले, इस इलाके की निस्बत के नाम पर इलेक्शन जीतने वाले भी तो ये काम करा सकते हैं। उन्होंने तो अपना राय-ए-अमल बदल लिया है, राय-ए-अमल उन्होंने बदल लिया है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने हमारी गुफ्तगू। नाज़रीन, वक्त की तंगी के सबब हम अपनी गुफ्तगू समेटते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर रहनुमा में आपके साथ, आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।